क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 7,800 at 8% per annum for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly। इससे भी इजी क्वेश्चन आपका कुछ नहीं हो सकता है ना। हर एक क्वेश्चन इजी है आपका सर, बिल्कुल इजी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो हर एक क्वेश्चन इजी है, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए टफ है। तो हम तो इसीलिए बोलते हैं कि हर क्वेश्चन इजी है क्योंकि आप प्रैक्टिस काफ़ी कर रहे हैं और आप आंसर भी समझ में आ रहे होंगे आपको कि किस तरीके से निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और छमाही आधार पर किया जाता है तो 7,800 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर होगा। देखिए, सबसे पहले बात समझ लें कि मूलधन कितना दिया आपको, तो 7,800 मूलधन दिया है। 8% की यदि हम बात करें तो वार्षिक ब्याज की दर का एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है, वार्षिक और छमाही। वार्षिक ऊपर अगर गणना करें और छमाही ऊपर गणना करें, मूलधन आपका कितना है 7,800 और ब्याज की दर कितनी है 8%। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को आपने 7,800 रुपए दिए और ब्याज की दर 8% वार्षिक लेते हैं उससे, ठीक है। और एक व्यक्ति को आपने 7,800 रुपए दिए, ब्याज की दर आपने बोला था कि 8% वार्षिक रहेगी, लेकिन फिर आपने बीच में उससे यानी कि वो जैसे पैसे लेकर गया आपने उससे बोल दिया कि हम छमाही रूप से गणना करेंगे यानी कि हर 6 महीने। और कंपाउंडेड है, कैसी है ये, कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको पता है ब्याज पर ब्याज लगता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो वार्षिक रूप में आपको 8% मिलेगा और जो छमाही रूप में आपको 8% के हिसाब से मिलेगा, मतलब 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, आपको उन ब्याजों का अंतर देख लेना है। बस उन ब्याजों का अंतर आप देख लेंगे, वही आपको निकाल देना है 7,800 का। जैसे अगर हम बात करें कि 7,800 तो मूलधन है दोनों ही केसेस में, अब एक पर आपको क्या करना है 8% लगाना है। कैसा, ईयरली। कैसा लगाना है, वार्षिक रूप से, ईयरली। और एक पर 8% लगाना है, लेकिन कैसे, हाफ ईयरली। कैसा लगाना है, हाफ ईयरली। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर तो आपको 7,800 का 8% ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 7,800 का 8% नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। तो उससे ज़्यादा क्या मिलेगा, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको पता था, मैंने बताया था कितना ज़्यादा मिलेगा। अगर 1 साल की बात हो रही है तो आप क्या करें, 8 का वर्ग करके उसमें 100 से भाग लगा दें, तो ये हो जाएगा 64 यानी कि 0.6564%। यानी कि यहाँ पर आपको 7,800 का 8% ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 8.64% ब्याज मिलेगा 7,800 का, और यहाँ पर कितना मिलेगा, केवल 8% ब्याज मिलेगा। किसका, 7,800 का। तो इनके ब्याजों में कितने का अंतर है, तो आप कहिए सर 0.64% का आंसर है। ध्यान रखना, जब भी आपके पास 1 साल के लिए बात कर रहे हो और 8% वार्षिक रूप से ब्याज ले रहे हो और 8% की दर है लेकिन छमाही रूप से ब्याज ले रहे हो, तो कितना ज्यादा ब्याज आएगा, उस 8 का वर्ग करके या जो भी दर दी है उसका वर्ग करके 100 से भाग लगा दीजिए, तो इतना % ज्यादा ब्याज मिलेगा आपको हाफ ईयरली की रेट पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 8% वार्षिक की जो दर थी, अगर उसकी गणना छमाही रूप से की जाए, उसकी गणना कैसे, हाफ ईयरली की जाए, तो उसकी इक्विवेलेंट जो दर होगी वो 8.64, ठीक है ना। यानी कि 1 साल में अगर हम बात करें कि आप जो छमाही रूप में ले रहे हो, छमाही रूप में ना लेके डायरेक्ट 1 साल में लें, तो 1 साल में अगर आप उससे पैसा लेना चाह रहे हैं, छमाही गणना ना करें, तो 8.64% आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितना ज्यादा मिलेगा, 0.64% ब्याज ज्यादा मिलेगा। अब इन्होंने क्या बोला था कि ब्याजों में अंतर क्या होगा, तो रुपए में बताना है, तो आपको 7,800 का क्या निकाल देना है, 64%। यानी कि देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो तो ये आ जाएंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो ये आ जाएंगे। यानी अब और में टोटल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है बेटा। अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ गया, परसेंट के 2 जीरो आ गए। 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो आप ये कैंसिल कर देंगे। अब आप क्या करिए, आप मल्टीप्लाई करिए 64 और 78 का, और जो रिजल्ट है उसमें 100 से भाग लगा दीजिए, आसान होता है भाग लगाना। तो अब आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इकाई के अंक से। देखिए कैसे, 8 चौक 32, इकाई के अंक में क्या आ रहा है 2, 8 चौक 32, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंक में 2। यहाँ पर 2 है क्या इकाई का अंक, नहीं है,
2472 आएगा और इसको आप 100 से भाग देंगे तो ये आपका 24.72 हो जाएगा। तो इकाई के अंक के बेस पर भी आप आंसर दे सकते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी दिमाग आपको पेपर में लगाना है और आपके आंसर भी सही आएंगे और आपका समय भी बहुत ज्यादा बच जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई क्या कह रहा है। तो यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग sin 40 upon cos 50 प्लस cosec 50 upon sec 40 माइनस 4 cos 50 cosec 40। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि भाई क्या होगी। ठीक, इसका मान आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए उपरोक्त का हल ज्ञात करें, ऐसा लिखा है हिंदी में। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया है sin 40 अपॉन cos 50 डिग्री प्लस cosec 50 अपॉन में कितना sec 40। देखिए आपको पता होना चाहिए कि sin cos में cos sin में चेंज होता है, cosec sec में sec cosec में चेंज होता है, tan cot में cot tan में चेंज होता है। ठीक है, माइनस 4 cos 50। ठीक है, cos 50। अब देखिए cos किस में चेंज होता है? sin में। sin में cos का मल्टीप्लाई तो आप पढ़ ही जाता है। तो ये आपका कितना दिया है? cosec 50। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप देख लीजिए और रिजल्ट के बेस पर आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे। कभी भी आपके पास लिखा है अगर sin A अपॉन cos B तो ये 1 होगा, या फिर आपके पास लिखा है sin या cos कर लीजिए पहले ऊपर, वैसे प्रॉपर उल्टा भी लिखा हो तो भी बात एक ही है ना। तो इसमें आपको कभी वो नहीं देखना है कि सर ने sin या फिर cos भी लिखवाया। अगर आपके पास लिखा है cos A अपॉन sin B तो ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अगर A प्लस B इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री। A प्लस B इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री। पहली चीज आपको ये याद रखनी। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा आपको अगर हम बोले तो दूसरी चीज क्या है? यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया? cosec और sec दिया। तो इसी प्रकार अगर आपके पास cosec A अपॉन sec B दिया है तो वो भी 1 होगा, या हम कह सकते हैं कि sec A अपॉन cosec B दिया है तो वो भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अगर A प्लस B इक्वल टू क्या है? 90। साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर कि आपका अगर cos और cosec दिया है, क्या दिया है? थर्ड आपका है यहाँ पर अगर cos A इंटू cosec B दिया है तो वो भी 1 होगा। अगर A प्लस B क्या है? A प्लस B क्या है? 90 के बराबर। मतलब इनकी जो बीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर हो? 90 के बराबर। उनका योग किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो ये सब 1 के बराबर हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है क्या यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल फॉलो हो रही है, क्योंकि 40 और 50 90 तो sin A अपॉन cos B 40 और 50 90 A प्लस B कितना हो गया? 90। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 1 प्लस यहाँ पर देखिए cosec A sec B 50 और 40 90 तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर आपके पास है cos A cosec B और यहाँ पर A प्लस B कितना है? 90 के बराबर है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको 1 और 1 कितना मिला? 2 और ये कितना? -4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट? माइनस का 2 में से -4 यानी कि माइनस का 2। तो माइनस का 2 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है अ स्टूडेंट टेक्स 1.25 hours to travel from home to school at a speed of 4 km/h. By what percent should he increase his speed to reduce the time by 25% to cover the same distance from school to home? इन्होंने बोला है
कि एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं, यानी कि सवा घंटे का समय लगता है। यानी कि सवा घंटे का मतलब होता है 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25 मिनट कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये आपको बताना है। उसको अपनी चाल को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पहले जब वो कहां से कहां जाता है, घर से स्कूल जाता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो छात्र है वो होम टू कहां जाता है, स्कूल जाता है। तो उसकी चाल कितनी है, तो चाल उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसको यानी कि स्पीड यहाँ पर दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है 1.25 का मतलब होता है सवा घंटे। सवा घंटे मतलब 1 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट को हम किस में बदल लेंगे, घंटे में, तो 15 चौके 60, ठीक है, 1/4 हो जाएगा ये। तो आप जोड़ दीजिए 4 एकम 4 1 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 घंटे का उसको समय लगता है। यानी कि 5/4 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो घर से स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है। तो अगर हम घर से स्कूल की दूरी निकालना चाहें कि दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है, अगर हम दूरी निकालना चाहेंगे डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। तो स्पीड कितनी है लड़के की 4, और समय उसको कितना लग रहा है 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि घर से स्कूल की दूरी है 5 किलोमीटर की। अब ये कह रहे हैं कि यही 5 किलोमीटर की दूरी स्कूल से घर तक की वही दूरी, मतलब वो स्कूल से घर आना चाह रहा है, ठीक है, वापस आना चाह रहा है, मतलब स्कूल से अब वो घर के लिए आएगा। तो इन्होंने बोला कि स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। 25% कम समय में तय करने के लिए, मतलब पहले समय कितना था, तो पहले अगर हम टाइम की बात करें तो पहले टाइम था 5/4 घंटे। अब इस समय को 25% कम करने का मतलब कि इस समय का हम 75% निकाल दें। इस समय का हम क्या निकाल दें, 75%। तो अगर हम इस समय का क्या निकाल देते हैं तो 75% मतलब इतने समय में उसको ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितने समय में, तो ये नया समय आ जाएगा T1। तो ये घर से स्कूल का समय था 5/4, और स्कूल से घर का समय आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, स्कूल से घर का समय, क्योंकि 25% कम करना है। तो ये जो समय था 5/4 अपने आप में 100% है। 25% आप कम कर दोगे तो ये कितना बचा रह जाएगा, तो ये अपना 75% बचा रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए 75% मतलब, तो आप कहेंगे सर ये 5/4, 75 का मतलब होता है 3/4, तो ये 15/16 घंटे का समय लेगा स्कूल से घर आने के लिए। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो पहले यहाँ पर तो चाल देख लीजिए कितनी हो जाएगी। तो इसकी स्पीड यानी कि s बनना, ये स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड क्या होती है, दूरी कितनी थी 5, और समय कितना लग रहा है उसको 15/16, तो ये 16 तो चला जाएगा ऊपर, तो 5 × 16 और बटे में कितना 15। तो देखिए 5 से ये कितने बार 3 बार, तो 16 बटे कितना हो गया 3, 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा अब उसकी स्पीड है। तो इन्होंने बोला कि बताइए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो पहले चाल कितनी थी, 4 थी, अब कितनी हो गई 16/3। 16/3 का मतलब कितना होता है, अगर आप इसको दशमलव में लिखेंगे तो T5 15 और 1 बटे कितना 3, तो 5 3 15 और 1 16, यानी कि 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। तो इसने कितनी बढ़ा दी, तो अगर आप इसको बढ़ाने की बात करें तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 4 को। तो जब 5 सही 1/3 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो 1 सही 1/3 बचेगा, यानी कि उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई। तो बढ़ी हुई स्पीड की अगर हम बात करें, बढ़ी हुई चाल की हम बात करें कि बढ़ी हुई चाल कितनी है, तो आपको क्या करना है, 5 सही 1/3 में से 4 को माइनस करना है, तो 1 सही 1/3 निकलेगा। 1 सही 1/3 का मतलब क्या होगा, 3 और 1 4, तो 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में बताना है, तो बढ़ गई तो बढ़ती किससे, हमेशा मूल से, तो प्रतिशत वृद्धि बताना है आपको। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई चाल में,
चाल में प्रतिशत वृद्धि, इसमें चाल में प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए 4/3 बड़ी है, किससे बड़ी है? 4 से, इनटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 100/3 मतलब 33 सही 1/3% उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया जब वो स्कूल से घर की तरफ वापस आया। तो कहाँ ऑप्शन दिया है भाई आपको? ऑप्शन ए में दिया है 33 सही 1/3। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कराना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है अ मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर is melted into smaller spheres of radius 0.5 centimeter each. How many such small balls can be made? बोले कि भाई 40 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की किसी गेंद को पिघलाकर, एक गेंद है मतलब स्फीयर है, गोला है, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं। तो ऐसी कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं? देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, गेंदें जब भी बनती है ना तो बड़े वाला जो स्फीयर है उसके आयतन में आपको छोटे वाले स्फीयर के आयतन से भाग देना पड़ेगा। अब हम आपको कहेंगे कि आप आयतन को भाग देने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है? तो सुनिए, अगर हम बड़े वाले स्फीयर की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा गोला है, एक यहाँ पर बड़ा गोला है जिसका व्यास आपको कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो आप कहेंगे इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर होगी। उसको अगर हम R1 नाम दे दें, ठीक है, इसको हमने R1 नाम दे दिया। अब इसको ही पिघलाकर आप क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे गोले बना रहे हैं, छोटे छोटे गोले बना रहे हैं। अब कितने गोले बनेंगे ये हमें नहीं पता है, छोटे छोटे गोले बना रहे हैं, ठीक है। और उस गोले की त्रिज्या कितनी है? उस गोले की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, जो रेडियस यहाँ पर दी है, इसको हमने R2 नाम दे दिया। और ये कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो इस चीज को समझिए कि जब एक बड़े गोले को पिघलाकर आप एक छोटा गोला बनाते हैं तो गोले के आयतन जो होते हैं दोनों के बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं? बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से अगर भाग दे दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ स्फीयर निकल आएगा, यानी कि छोटी जो गेंदें हैं उनकी संख्या निकल आएगी, छोटी गेंदों की संख्या निकल आएगी कि कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बड़े गोले के अगर आप आयतन की बात करें तो यहाँ पर होगा 4/3। अब आपको समझना क्या है वो चीज देखिए, पाई R3 यानी कि R1 का क्यूब, ये है बड़े गोले का आयतन। और अगर हम छोटे गोले के आयतन की बात करें तो यहाँ पर होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो जब आप बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग लगाएंगे तब क्या निकलेगी? गेंदों की संख्या। तब क्या निकलेगी? गेंदों की संख्या। अब गेंदों की संख्या आपको निकालना है तो बड़े गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई R1 क्यूब में 4/3 पाई R2 क्यूब से आप क्या लगाओगे? भाग लगाओगे। तो देखिए ये तो पूरा कट गया ना, ये पूरा कट गया, यानी कि R1 क्यूब डिवाइडेड बाई R2 क्यूब। बस यहाँ से ये कंक्लूजन आपको समझना है कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई गोले के फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है? बड़े वाले गोले का त्रिज्या निकाल लेनी है। अब आप डायरेक्ट कैसे करेंगे ये चीज समझ में आ गई। अब बनाएंगे गेंदों की संख्या कैसे निकालेंगे तो आपको समझ में आ गई कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 का कितना कर दीजिए आप? क्यूब। और छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? तो 0.5 सेंटीमीटर, उसका क्या कर दीजिए? क्यूब। तो यहाँ से गेंदों की संख्या निकल आएगी। केवल इतना सा काम आपको करना है, व्यास दिया है आधा कर दीजिए, त्रिज्या आ जाएगी। तो आपको पता है कि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो व्यास का आधा क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लेंगे कितनी? 20। आपने त्रिज्या 20 निकाल ली और यहाँ पर आपको दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी दी? 0.5 दी। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, त्रिज्या की घन में भाग लगा देना। बड़े वाले गोले की त्रिज्या का घन करके यानी कि क्यूब करके छोटे वाले गोले की जो त्रिज्या है यानी कि उसका क्यूब से भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर आपका आएगा कितना? 8000। कितना आ जाएगा? 8000। नीचे आपका आएगा भाई ये 125 और कितने 3 अंक बाद दशमलव यानी कि 0.125। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा? 3 जीरो जाएंगे। अब देखिए 25 से
5 बार काट दीजिए, और 25 से 5 बार काटेंगे तो 25 से यहाँ पर आप ऐसे काट दीजिए 25 चौके 100, ठीक है, 4 बार कट गया। 25 से आप 5 से कट जाएगा, 16 पंचे 80, तो 16 बार ये कट गया, तो कितने जीरो आ गए, 1 2 3 जीरो आ गए, 16 चौका 64, इतना आ गया 64,000। 64,000 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। तो अब डायरेक्ट आपको बनाना है, आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में कॉमन रहेगा और वो कट जाएगा, तो कोई मतलब का नहीं है हमें केवल त्रिज्याओं का क्यूब करके उनको भाग लगाना है। बड़े वाले गोले की त्रिज्या का क्यूब करके उसमें छोटे वाले गोले की त्रिज्या का क्यूब से भाग लगाना है, तो बनाई जाने वाली गेंदों की यानी कि गोलों की संख्या आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भाई, और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, इफ a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus c is equal to -22, then the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो ये तो पहली चीज ध्यान रखना कि बहुत बार आता है और इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो ये होता है आपका a प्लस b प्लस c बड़े ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू चाहिए माइनस 3abc की वैल्यू, a प्लस b प्लस c तो आपके पास है, ab bc ca भी आपके पास है, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहिए, तो ये निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला और इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे सर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, ये फॉर्मूला होगा। तो इन दोनों फॉर्मूले की मदद से आप अपना आंसर ला सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे इसमें से, तो 2ab प्लस bc प्लस ca, ये आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए a प्लस b प्लस c कितना है, तो 9 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 81 माइनस 2 ab bc ca कितना है 22, तो ये माइनस का 22 है, चलिए लिख दीजिए माइनस का 22, ये आपका 81 हो गया, ये आपका 22 कितना हो गया, प्लस का 44 हो गया, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 बटे 5 और 8 दूनी 12, ठीक है, 8 4 12 125 हो गया। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो ये वैल्यू तो बहुत आसानी से अब आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब हम वैल्यू रख रहे हैं डायरेक्ट, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 9, तो आपने 9 रख देना है। बड़े ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 125, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर ab प्लस bc प्लस c बचेगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस c की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे माइनस का 22 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 22, ठीक है। ये आपका 9, ये 9 इंटू 125 में जोड़ेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 63 की 3 इकाई का हम देख लीजिए 3 किस में आ रहा है, तो 2 में आ रहा है। चलिए 9 7 63, लेकिन ऑप्शन आपका 9 से ऊपर यानी कि 13 से 23 होगा, ठीक है। 9 7 63 की 3 हासिल में 6, 9 4 36 6 42 की 2 हासिल में 4 9 की 9 4 13 1323 आपका आंसर हो गया 1323, यानी कि ऑप्शन डी जो है बेटा आपका आंसर हो गया।
ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर। आई होप बात आपको क्लियर है किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 1323। 1323 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, इफ x cos a minus y sin a is equal to 1 and x sin a plus y cos a is equal to 4, then the value of 17x square plus 17y square is। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि x cos a minus y sin a is equal to 1 और x sin a plus y cos a is equal to 4 है तो 17x square plus 17y square का मान ज्ञात करें। अब आपको देखिए करना क्या है, आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, इसीलिए ये सिंपल है। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो फिर आपके लिए टफ है। तो आप इसको कैसे सिंपल बनाएंगे, तो एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी ध्यान रखें, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू x अगर है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू कितना है y है। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वो cos आ गया y आ गया माइनस, तो उस पर भी वो अप्लाई हो जाता है, इस पर भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर x है और b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर y है, तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। यानी कि जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर और जो इक्वल टू में टर्म दिए हैं उनके स्क्वायर का सम आपस में इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, वरना आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्वेश्चन आप फिर भी बना लेंगे। क्वेश्चन ऐसा कोई डर नहीं है, क्वेश्चन आप फिर भी बना लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कैसे करेंगे आइडेंटिटी के बेस पर। तो यहाँ आपको दिया है x cos a, यहाँ क्या दिया है x cos a माइनस y sin a, क्या दिया है माइनस y sin a इक्वल टू में कितना दिया है 1। दूसरा आपको दिया है x sin a प्लस y cos a इक्वल टू में कितना दिया है 4। तो ये x और ये y की तरह काम करेगा और ये आपका a और ये b की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी से। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 प्लस 16 यानी कि 17, ये 17 आ गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर की। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को थोड़ा सा आप देखिए, आपके पास वैल्यू है 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर। तो अब आप कहेंगे सर हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू है, x और y की वैल्यू तो नहीं है कि रख पाए, लेकिन आपको एक चीज दिख रही कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 17 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप 17 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी 17 रख देंगे, तो 17 का स्क्वायर 289, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 289। 289 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर। If the present population is 11,050, then the population 2 years ago was। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से करें, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आप मान लीजिए कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी भाई, x जनसंख्या थी, कितनी बढ़ रही है भाई 30% पहले बढ़ती है, इंक्रीज होती है 30%, तो 30% इंक्रीज होने का मतलब 130 हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या अपने आप में कितनी होगी 100 होगी, 100 30% बढ़ेगा तो 130% हो जाएगा, और फिर 15% कम हो गई, यानी कि जो अपने आप में जो 130% है ये 100% है, फिर 15% कम होगी तो इसका आप 85% निकाल दीजिए, और अभी वर्तमान की जनसंख्या यानी कि 11,050 के बराबर हो जाएगी। बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
तो अब आप क्या करेंगे, x 130 को आप लिख सकते हैं 13/10, क्योंकि आप परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 आएगा, 100 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 85 को आप लिख सकते हैं 17/85 और यहाँ पर 17/20 इक्वल टू में हो जाएगा 11,050। अब आपको देखना है कि किन किन नंबर से ही कट रहे हैं, तो आप देख लीजिए 13 से अगर काटेंगे तो 13 अट्ठे 104, कितना बचेगा 6, 13 पंचे 65, ये पूरा कट गया। 17 से 17/85 यानी कि 50 बार कट गया, और ये कितना हो जाएगा 200। 200 को मल्टीप्लाई आप 50 से करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, और ये कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो, तो यानी कि 10,000 आपका आंसर आ गया। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000, तो ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा है इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, इनटू मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, देन आपको ये जो नंबर दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या है। क्वेश्चन आपको लिखा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, तो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब साइन चेंज करने हैं। जहां मल्टीप्लाई का साइन लगा है वहां आपको डिवाइड का साइन लगाना है, जहां प्लस का साइन लगा है वहां माइनस का साइन लगाना है, जहां माइनस का साइन लगा है वहां प्लस का साइन लगाना है, जहां डिवाइड का साइन लगा है वहां मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 30 × 5, 30 × 5, फिर प्लस प्लस लिखा हुआ है 84 × 6 अच्छा थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये पूरा बड़े ब्रैकेट में बंद है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये नंबर पूरा बड़े ब्रैकेट में बंद है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना वरना आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, तो 2/3 डिवाइड 18, 2/3 डिवाइड 18, और यहाँ पर है -4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए जहां मल्टीप्लाई का साइन है वहां आपको डिवाइड करना है, तो 30 डिवाइड कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पर आपका रहेगा प्लस यानी कि माइनस पे कन्वर्ट हो जाएगा। 84 डिवाइड कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये जहां डिवाइड का साइन है वहां आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई यानी कि 5, क्योंकि लिखा है डिवाइड मींस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, ठीक है, तो आपको साइन चेंज कर देना है। अपॉन में कितना हो जाएगा 2/3 इंटू कितना 18, ठीक, और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और ये 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। देखिए 5 से भाग देंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, माइनस 8 से भाग 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 चौको 24, 14 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई कितना 5, नीचे अगर हम बात करें तो 3 से 6 बार कटेगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए 14 में से 6 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, और ये आपका इंटू में 5 बटे में कितना 20, तो ये 5 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा ये 2 बार, तो माइनस का 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका क्या है, -2, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है -2, तो -2 इस प्रकार आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पर हमने टोटल 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपने अभी तक हमारा ऑफिशियल ऐप जो है स्टडी अड्डा डाउनलोड नहीं किया है तो इसको तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।